नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी है, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज एंड यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये खबरें सीधे आपसे, आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह है मेरे साथ। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर, कल जीडीपी के विकास दर के आंकड़े आए और इंडियन एक्सप्रेस इसे कैसे छाप रहा है, -23.9%। बहुत बड़ा गोता है हमारी विकास दर में, लगभग 24% का गोता। बिजनेस स्टैंडर्ड कैसे कह रहा है, जीडीपी श्रिंक्स रिकॉर्ड 23.9%। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और तिमाही के आंकड़े तो खैर 1996 से आने लगे, तो ऐसे तिमाही के नतीजे देश ने देखे नहीं है। इसके मायने क्या हैं अर्थव्यवस्था के लिए, आम आदमी के लिए? नहीं, देखिए, तो साफ है कि ये जो अप्रैल जून का कम से कम जीडीपी का जो डेटा है, उस पर कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब लॉकडाउन सारे जगह एकदम से सडनली अनाउंस किया गया, अप्रैल में करीब करीब लॉकडाउन में निकल गया। तो मतलब जो बेसिक, जो इतना ज्यादा स्टीप फॉल है, वो तो बेसिकली इसीलिए है क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम से हॉल्ट हो गई थी, मतलब एकदम रुक गई थी। तो एक बड़ा कारण तो ये है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम है, ये कहने की बात, मतलब ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले साल की सारी तिमाही, मतलब अगर पिछले साल इसके जस्ट पीछे चले जाएं हम, तो लगातार जो है हर तिमाही दर तिमाही हमारी जो विकास दर है वो लगातार नीचे आ रही थी। 8 तिमाही से हम नीचे की तरफ ही आ रहे हैं जी। तो और ये एक इनहेरेंट वीकनेस है, स्ट्रक्चरल वीकनेस है। देखिए, इस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अब जो दिख रही है, और ये इसको अगर हम ये 24% भी, ये जो जीडीपी का जो डेटा दिख रहा है -24, मेरे हिसाब से संदीप ये -30 के करीब है अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग हटा दें। चीफ स्टैटिस्टिशियन जो हैं प्रणब सेन, वो साफ कह रहे हैं कि भाई ये तो संगठित क्षेत्र की तस्वीर ज्यादा दिखा रहा है। असंगठित क्षेत्र हमारे देश में 94% अर्थव्यवस्था अनऑर्गेनाइज्ड है। वो उसका वेट इसमें नहीं दिख रहा है उतना। तो -30 तो वो भी कह रहे हैं कि मिनिमम -30 पर हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। हाँ, देखिए, -30 इसलिए भी है क्योंकि देखिए जो प्राइवेट कंजम्पशन है और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट कंजम्पशन तकरीबन 30% डाउन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तकरीबन 50% डाउन है। तो ये हम समझ लें कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो जो जहां से चक्का घूमेगा एक्चुअली, क्योंकि गवर्नमेंट एक स्पेंड करेगी और उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर अगर आगे नहीं आएगा, तो ये जो है विकास दर में एकदम से जो मतलब अगर जो ये अभी कॉन्ट्रैक्शन है, वो अभी हमको लगता है कि Q2 में तो पक्का ही होगा और 10% 15% के आसपास होगा। और देखिए संदीप, इसमें एक मार्क करने वाली बात क्या है, ये तो एक तो कोविड का इम्पैक्ट, ये स्लो डाउन है जीडीपी में। लेकिन एक बात जो हम और इसमें गौर करने वाली है कि पिछले 4-5 महीने से फूड इन्फ्लेशन वो तकरीबन 10% है। तो लोगों को, एक तो लोगों के पास कामकाज नहीं है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, साथ में महंगाई। तो अब जो डबल चुनौती है सरकार के पास कि आपको महंगाई को रोक के रखना है और साथ साथ विकास को जो है, विकास दर को भी बढ़ाना है। और इसी की वजह से आपको, मतलब आरबीआई ने अब से कुछ दिन पहले जो अपना सर्वे, उसमें भी उनको दिख नहीं रहा है कि लोगों की जो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो स्पेंड करने की उनकी कैपेसिटी है, वो तकरीबन अभी भी लोगों में वो उत्साह नहीं है। वो तो ये कंज्यूमर काफी कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो आरबीआई जारी करता है, अभी भरोसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए, एक और बात यहां समझाने की जरूरत है। आम आदमी कहता है कि देखिए, अरे भाई गिर गई तो गिर गई, अभी संकट काल है, संक्रमण काल है, कोरोना काल में चल रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था गिरेंगी। लेकिन यहां पर बाकी देशों में क्या हो रहा है, यह भी बताने की जरूरत है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने आंकड़े छापे हैं। हम लगभग 24%, 23.9% गिरे। यूके, यूनाइटेड किंगडम 21.7, फ्रांस 19, जर्मनी 10, जापान -9.9%, यूएसए 9.1%, और ब्राजील और चाइना और वियतनाम ये तो पॉजिटिव ग्रो कर रहे हैं।
तो ये सिर्फ संकट काल की बात नहीं है, ये क्या नोटबंदी 2016 की, 2017 का जीएसटी, वो सबका मिला जुला इंपैक्ट और फाइनल नेल इन द कॉफिन ये कोरोना इंपैक्ट हो गया। तो हमारी अर्थव्यवस्था दरअसल दिक्कत में थी, अगर हम पीयर कंपैरिजन भी करें। वो तो कहने वाली बात ही नहीं है। जो आपने बताया कि पिछली 8 तिमाही में हम लगातार नीचे आ रहे हैं, हमारी मतलब जीडीपी विकास दर जो है घट रही थी और अब कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अब माइनस में चले गए हैं हम। अगर हम पिछले साल 100 पे थे तो इस समय मेरा मानना है तकरीबन हम घट के 70% उसका जो आकार है हमारी जो विकास दर का, तो वो जो है घट के अब 70 के करीब रह गया है। ये और बड़ी अच्छी देखिए बात कही। एक सेकंड के लिए बीच में रोक रहा हूं, आसान भाषा में दर्शकों को समझाएं। फर्ज कीजिए हमारी वक़्त, हमारी अर्थव्यवस्था 1 लाख रुपए की थी 30 जून 2019 को, तो 30 जून 2020 को हम महज 75,000 रुपए के रह गए। ये कहना गलत नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल गलत। 75,000 भी तभी रह गए अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्लूड कर लेंगे। हाँ। क्योंकि लेकिन जो प्राइवेट स्पेंडिंग को अगर हम देखें तो वो हम घट के शायद 70,000 रुपए के आसपास हमारे जो जीडीपी या विकास का जो आकार है, जो जीडीपी का आकार है, जो वैल्यू जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी में एक जो प्रोड्यूस होती है, तो वो जो है घट के केवल 70,000 रुपए के आसपास रह गई। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं। और यहां पर देखिए कुछ चीजें समझाने की जरूरत है। अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, कोर सेक्टर पे आऊंगा, पर मोटा मोटा आप एक तस्वीर समझने की कोशिश कीजिए दर्शकों। कृषि क्षेत्र ने बचा लिया। 58, 1966 और 1979-80 में जो मंदी आई थी, ये चौथी बार मंदी आई है आजाद भारत में, तो कृषि क्षेत्र ने भी गोता खाया था, हर जगह गोता खाया गया था। यहां पर कृषि क्षेत्र 3.4% से विकास किया है। कृषि ने ना बचाया होता तो ये और बड़ा गोता होता। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लगभग 40%, कंस्ट्रक्शन 50% डाउन, ट्रेड होटल्स ट्रांसपोर्ट 47% डाउन। तो ये बहुत ही एक भयावह तस्वीर आ रही है और इसमें भी इनफॉर्मल सेक्टर का पूरा पुट नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो आप छोड़ के बताइए, अगर हमारे पास गेहूं और चावल का आज स्टॉक नहीं होता तो ये स्थिति और बदतर होती। आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज वहां गेहूं की कीमतें तकरीबन उनके रुपए में 70 रुपए है। मतलब अगर हमारे इंडियन रुपीज में देखेंगे उसको तो वो 50 रुपए प्रति किलो। चुनौती, चूंकि हमारे पास जो है खाद्यान्न के भंडार थे, तो उस फ्रंट पे हमें चुनौती नहीं फेस करनी पड़ी। लेकिन हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में है पिछले 5 महीने से। दूसरी बात, जहां तक आपने जो बात कही कंस्ट्रक्शन की बात, ट्रांसपोर्ट की बात, मैन्युफैक्चरिंग, संदीप ये तकरीबन हमारी जीडीपी का 60% के आसपास है और कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से खत्म है। ट्रांसपोर्ट और आपका जो है ये सर्विस इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा संकट है। तो ले दे के बचता है मैन्युफैक्चरिंग भी देखिए कोविड-19 पे अभी कोई रोकथाम नहीं है, कोई जो है एक्सपायरी डेट दिख नहीं रही है, केवल बढ़ रहा है। रोज हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। तो अभी इसको लेके बहुत बड़ी अनिश्चितता है। हम अनलॉक जरूर हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो सबसे बड़ी जो लॉकडाउन की जरूरत है वो है कोविड-19 को लॉक करने की जरूरत है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। और जहां तक आपने कहा कि दुनिया में क्या हो रहा है, संदीप, दुनिया में उनकी विकास दर घटी, सबकी घटी है। अमेरिका में घटी, ब्रिटेन में घटी, लेकिन एक फर्क जो हमारी सरकार और उन सरकारों के बीच में है, वो सरकारें उस पर रोकथाम, उस कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए और अपनी विकास दर को गति देने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत बड़ा स्टिमुलस ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। और यहाँ पर जो स्टिमुलस दिया गया कहने को 10% का, वो लिक्विडिटी, वो एक मॉनेटरी स्टिमुलस था, तरलता दे दी गई। असल मायने में वो स्टिमुलस महज 1% मान लीजिए, लगभग 2 लाख करोड़ ही लोगों की जेब में गया है, जिसे सही मायने में फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं। देखिए उसका एक बड़ा हिस्सा तो आपको पता ही है कि हमने जो है जो कैश ट्रांसफर्स किए हैं, लिमिटेड कैश ट्रांसफर्स लोगों को किए, और हमने लोगों को जो है अनाज बांटा फ्री। वो एक बड़े, बाकी जो भी स्कीम्स हैं हमारी, वो लोन गारंटी स्कीम्स हैं। देखिए यहाँ पे भी एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसकी तरफ लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब एकदम जो हमारी जो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो है उससे एकदम पलट, स्टॉक मार्केट जो है ऊपर जा रहा है
और जो है अर्थव्यवस्था एकदम नीचे, मतलब एकदम लोएस्ट पॉइंट पर आ गई है। उसमें भी एक समझने वाली बात है कि ये जो लोन गारंटीज इस तरह का, कि ये जो पैसा बांटा जा रहा है ना एमएसएमई के नाम पे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा इकोनॉमी में लगने के बजाय, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगने के बजाय कहीं शेयर बाजार में तो नहीं आ रहा है। तो इन सब चीजों को भी नहीं हमें आ रहा है, और बाहर भी क्योंकि लोन सस्ते हो गए हैं, 0% 1% पे पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा भारतीय बाजार में डाल रहे हैं क्योंकि रिटर्न गारंटेड है। और आपने बड़ी बिल्कुल दिलचस्प बात कही, शेयर बाजार कल किस लिए गिरा कि खबर आई कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग सो लेक पर फिर से झड़प हो गई है और हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, उसके चलते बाजार गिर गया। आज मैं सुबह चेक कर रहा था, बाजार फिर से ऊपर चढ़ा हुआ है, सबसे बड़ा गोता आजाद भारत के इतिहास में, और बाजार अभी भी ऊपर है। तो बाजार की बात छोड़िए, लेकिन कोर सेक्टर भी एक और जो बात हमारा, बोलना चाह रहा था संदीप, जी बोलिए। मैं हमारी जीडीपी में एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट इस समय जो चल रहा है, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, चाइना फैक्टर। अब हमारी इकोनॉमी पे चाइना के प्रति जो हमारा रवैया है, क्योंकि उनसे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत बड़ी है। तो अब संदीप, जिस तरह की सरकार का रवैया है कि हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते हैं अपने देश में, चाइना से इंपोर्ट को हम कम करना चाहते हैं, और तरह तरह के हम स्टेप्स ले रहे हैं। देखिए, तो एक तो उसका भी मुझे लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है या जो विकास दर है, इसको आप कितनी तेजी से उठाना चाहेंगे। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप चाइना के प्रति किस तरह की अपनी पॉलिसी टर्म में, नियर टर्म और मीडियम टर्म में। दूसरा, कहीं भी हम, एक बात बड़ा सिंपल है, कोई भी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हम इस समय बहुत बड़े विदेशी निवेश की बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात समझ लें, अगर हमारे साथ, हमारी बॉर्डर पे चाइना के साथ इस तरह की डिस्प्यूट और इतनी एग्रेवेटेड रहेगी वो, तो संदीप, कोई विदेशी भी बड़ी कंपनियां आपके देश में तुरंत निवेश करने पर 10 बार सोचेंगी। तो मैं जो खतरा जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि नियर टर्म या इमीडिएट में सारा जो लोड है वो या तो सरकार पर ही आएगा, सरकार को इस हेवी लिफ्टिंग को करना पड़ेगा, और सरकार को हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके साथ मिलके कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में करे। मैं उस खबर पर भी आ रहा हूं, लेकिन एक और खबर यहाँ पर, ये पूरी तस्वीर दर्शकों के सामने क्लियर होनी चाहिए। जो हमारा इंजन है, आर्थिक इंजन है, उसमें ईंधन जो डलता है या जो नींव है, वो भी एक बड़ा संकेत होती है। इसे कोर सेक्टर कहते हैं। 8 चीज़ें कोर सेक्टर में आती हैं। उसमें क्या है? फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, सीमेंट, रिफाइनरी और स्टील। 5वें महीने लगातार कोर सेक्टर गिरा है 9.6%। और इसमें फर्टिलाइज़र, उर्वरक के अलावा, खाद के अलावा किसी भी चीज़ में पॉजिटिव ग्रोथ रेट नहीं है। तो खाद की बात तो समझ आती है भाई, कृषि क्षेत्र 3.4% से बढ़ा है। बाकी बिजली हो, तेल हो, कच्चा तेल हो, गैस हो, कोल हो, सीमेंट हो, स्टील हो, हर जगह गिरावट है। ये बात भी समझनी हमें होगी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बोला, जब आप कार्बोरेटर में पेट्रोल जाता है ना, तभी इंजन स्टार्ट होता है। तो ये सब तमाम तरह के वो ईंधन है जो कार्बोरेटर में आप डालेंगे नहीं, तब तक वो जो है इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो इकोनॉमी में भी जब तक इन चीजों में अगर कॉन्ट्रैक्शन जो है खत्म नहीं होता या वो पॉजिटिव टेरिटरी में, और केवल आप कोर सेक्टर को ही ना देखें, कोर सेक्टर में भी एक और चीज देखने लायक कि स्टील का प्रोडक्शन, देखिए है अभी भी माइनस, लेकिन स्टील हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में नहीं कंज्यूम हो रही है आपकी स्टील। पिछले 3 महीने में आपने रिकॉर्ड की है चाइना को, तो जो कि क्या दर्शाता है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, हिंदुस्तान में नहीं पिकअप कर रही है। बाकी और भी सारे आप इंडिकेटर्स देख लें, कोर सेक्टर तो जो है वो तो मतलब एकदम बेसिक जो है इंडिकेटर है इंडियन इकोनॉमी, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। बाकी सेक्टर्स भी आप देख लें, अभी मोस्टली जो है हर मतलब पैरामीटर पे हम अभी भी कॉन्ट्रैक्शन में ही हैं। तो ये बहुत खतरे की घंटी है, और हमें जल्दी, उसके साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग या आप कह लें कि एक नेगेटिव न्यूज और है कि सरकार का जो इस साल का जो वित्तीय घाटा का जो उनका एस्टिमेट होता है वो अभी से खत्म हो गया जी, वो 8,20,000 करोड़ का टारगेट था, वो ऑलरेडी रीच कर लिया है। तो वित्तीय संकट भी आ सकता है। अब ये वित्तीय घाटे की जो बात है, देखिए मेरा मानना है कि सितंबर का महीना मुझे लगता है इकोनॉमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब मुझे लगता है कि अगर सरकार को अब कुछ कदम उठाने हैं, फार रीचिंग स्टेप्स, जिसमें कि पहला मुझे जो लगता है वो ये होगा कि मोनेटाइजेशन,
सरकार को करना है या नहीं करना है। देखिए पार्लियामेंट सेशन है, मेरे को पता है इस महीने, तो सरकार इस बात का बहुत ख्याल रखेगी कि वो कोशिश करेगी कि इस महीने के आखिरी में जाके इस तरह का कोई फैसला ले, ताकि संसद में ये सब बातों पे ये खबर मैं बता दूं दर्शकों को, फिस्कल डेफिसिट ओवरशूट्स एफवाई यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 बजट एस्टिमेट टू हिट 8.2 लाख करोड़ इन अप्रैल टू जुलाई। 4 महीने में ही जितना वित्तीय घाटे का हमने प्रावधान किया था वो हमने पहले से ही, वो अभी से हो गया, तो अगले 8 महीने क्या होगा ये अभी सोचने वाली बात होगी। ऐसे में आखिरी खबर इस डिस्कशन को वाइंड अप करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है, एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्लियरर, स्टेज सेट फॉर सेकंड स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस अब ये फिर से कहा जा रहा है कि अब तस्वीर साफ हो गई है, हम बहुत बड़े संकट में हैं, वित्तीय घाटा भी हमारा जितना प्रावधान किया था वो तो पहले ही रीच कर लिया, अब स्टिमुलस तो देना ही होगा, अब ये कहा जा रहा है। मेरा टेक ये है कि आपने बड़ा क्लियर कर दिया, मतलब कोई भी फिस्कल स्टिमुलस नहीं देंगे, आप होटल इंडस्ट्री को स्टिमुलस नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद बचता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने लोन गारंटी स्कीम ले ही आए हैं, एग्रीकल्चर में जो आपको सो कॉल्ड रिफॉर्म्स आपने करने थे वो आपने कर ही दिए हैं, डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने जो रिफॉर्म्स करने थे, आपने कुछ इंपोर्ट घटाने के लिए जो एक टाइमलाइन अनाउंस कर दी है, उनकी इन आइटम्स को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इनका हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे। तो मुझे लगता नहीं, और मुझे लगता है कि इमीडिएटली सरकार कोई फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस करेगी, क्योंकि खासकर ऐसे समय पर, क्योंकि अभी एक बात हम लोग ये बिल्कुल देख लें, क्योंकि ये सबका सबसे बड़ा इसका कारण क्या है, वो है कोविड-19। और कोविड-19 की स्थिति बहुत ही हमारे देश में तो कम से कम बहुत हालत खराब है। रोज हम जो है हमारी संख्या जो केसेस की है वो बढ़ रही है, और ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि कहाँ, मतलब बिल्कुल टोटली अनसर्टेनिटी है चारों तरफ। दिल्ली में पीछे केसेस नीचे आए थे, दोबारा वापस जा रहे हैं। तो संदीप मुझे नहीं लगता फिस्कल स्टिमुलस, जब तक कोविड संक्रमण की तस्वीर साफ नहीं होती, अर्थव्यवस्था की तस्वीर साफ हो गई है, हमें फिस्कल स्टिमुलस चाहिए, पर सरकार तब तक नहीं देगी जब तक कोविड के संक्रमण की तस्वीर साफ नहीं होती। आप ये कह रहे हैं, ये खबरें ये आती रहती हैं, ये प्लांट होती रहती हैं सरकार के सूत्रों के हवाले से, अरे भैया देने वाले हैं, रुकिए देने वाले हैं, पर जब तक तस्वीर साफ नहीं होगी फिस्कल स्टिमुलस नहीं आ रहा है। आपका ये टेक है? जी संदीप, और मेरा एक और टेक है कि मैंने जो इस सरकार की जो वर्किंग देखी है 6 साल में, तो मतलब एक तो आपको इन्वायरमेंट को स्टिमुलस, तो एक सबसे बड़ा स्टिमुलस क्या है इस देश में। आज आप रोज बैंकर्स के साथ क्यों बैठक करते हैं? क्योंकि देश के वित्त मंत्री ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा कि बैंकर्स कर्जा देने में डरते हैं, सीबीआई से डरते हैं, सीबीसी से डरते हैं, सीएजी से डरते हैं। तो संदीप इस माहौल को भी सुधारना पड़ेगा, ये भी एक स्टिमुलस होगा, तो वो तुरंत सुधरने वाला है ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो और इस सरकार की जो वर्किंग है मतलब बहुत ज्यादा, मतलब दरिया दिली जिसको कहे ना, आप देखिए जीएसटी को लेके कंफ्यूजन है, तो अब राज्य सरकार भी जो है अधर में है, क्योंकि पैसा तो एक्चुअली उन्हीं को स्पेंड करना है ना, ग्राउंड पे तो वही लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर ये समन्वय और ये तालमेल नहीं होगा तो कोई भी स्टिमुलस, किस तरह का स्टिमुलस, ये तो हम कंफ्यूजन ही बढ़ा रहे हैं संदीप। बिल्कुल, तो भरोसा, सरकारें इकबाल से चलती हैं और भरोसा कायम करना होगा, उसके बिना ये सारी चर्चा भी बेमानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज की खबरों को बड़ी ही सरल सीधी सादी भाषा में समझाने के लिए सिद्धार्थ। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।